नमस्कार। मैं भी किसी घर की बेटी हूं जो सपने लेकर एक वक्त में बाहर उसे पूरे करने के लिए जब आई तो बहुत लोगों ने मेरी मदद की और उन लोगों की मदद से आज मैं आपके सामने हूं, एक मुकाम पर हूं। लेकिन ऐसा हर लड़की के साथ नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ लड़कियां एक ऐसी अंधेरी दलदल में चली जाती हैं जहां से उनके माँ बाप को उनकी सिर्फ चीख सुनाई देती है। आज ऐसी ही बात मैं आपके सामने करने वाली हूं। बात आपसे करते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे सच की है जहां लड़कियां एक के बाद एक इस दलदल में घिर रही हैं। और इसी पर भारत एक्सप्रेस की तीसरी आंख की यह रिपोर्ट आपके सामने लेकर आई हूं, बिना किसी से डरे हुए, क्योंकि यह खबर बहुत लोगों ने नहीं दिखाई है। लेकिन आज हम आपके सामने तीसरी आंख में इस खबर को लेकर आ रहे हैं। लड़कियां जब घर से बाहर अपनी जिंदगी को पंख लगाने के लिए आती हैं तो उसके पास उम्मीदों का वो आकाश होता है जो उसके माँ बाप ने फैलाया होता है। लेकिन हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में कुछ दरिंदे भी रहते हैं जो उम्मीदों के आसमान को नोच लेना चाहते हैं और लड़कियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम इस्तेमाल करने वाले एक सामान, एक कमोडिटी, एक यूज करने वाली चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज तीसरी आंख में इसी दर्द को लेकर मैं आपके सामने हूं। जी, मैं विनीता यादव पूछूंगी सवाल अपने समाज से, तंत्र से, अधिकारियों से और सरकार से, आपसे, कि आखिर कब तक सिस्टम की नाकामी के चलते बेटियां कुर्बान होती रहेंगी। एक लड़की की मौत हत्या भी हो सकती है और वो सामान्य भी हो सकती है, लेकिन उसे लेकर अगर कोई संदेह है तो पुलिस का क्या काम है? जांच करे, उसकी सच्चाई को बताए। लेकिन बिहार पुलिस शायद इस बात में विश्वास ही नहीं रखती है। वो अपने एक आंख से जो देखती है उसी को अंतिम सत्य मान लेती है, अपना फरमान भी सुना देती है। वहीं दूसरी आंख से वही खबर बिल्कुल झूठी साबित होती है। लेकिन तीसरी आंख से जब हमने उस घटना को देखा तो मैं खुद हिल गई। आप भी सुनोगे तो आपका कलेजा भी फट जाएगा। सिस्टम की नाकामी और लापरवाही की इस कहानी को समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा बिहार, वहां की राजधानी पटना। पटना में एक लड़की आती है जहानाबाद से। डॉक्टर बनने का सपना लिए मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करना चाहती थी। इसके लिए उसने कोचिंग से पढ़ाई करने की सोची और वहां रहने की जगह चुनी पटना का को अचानक लड़की की तबीयत खराब हो गई। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन बेहोशी की हालत में उस छात्रा को लेकर सहज सर्जरी नाम के नर्सिंग होम पहुंचता है, जहां डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने नाबालिग बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ऐसे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा जहां आईसीयू मौजूद हो। आईसीयू चाहिए था। इसके बाद मनीष रंजन नीट छात्रा को पटना के प्रभात हॉस्पिटल ले गया, जहां 6 से 8 जनवरी तक उसका इलाज चलता है। यहां भी तबीयत में सुधार नहीं होने पर 9 जनवरी को छात्रा को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इलाज की तमाम कोशिशों के बावजूद 11 जनवरी को इस नाबालिग बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस केस की जांच चित्रगुप्त नगर थाने की महिला एसएचओ रोशनी कुमारी ने की। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद एसएचओ रोशनी कुमारी ने दावा किया कि छात्रा ने डिप्रेशन में आकर नींद की दवाइयां खाकर सुसाइड किया है। रोशनी कुमारी के दावे पर पटना के एएसपी अभिनव कुमार, एसपी परिचय कुमार और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी मोहर लगा दी। यानी इस केस की फाइल जांच के लिहाज से बंद। आईआईटी और एम्स जैसे बड़े संस्थानों में दाखिले के लिए टफ कंपटीशन होता है। कई छात्र
सपने तो बड़े देख लेते हैं, लेकिन तैयारी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं और यही डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और इसी दबाव के चलते सुसाइड जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। आपने देखा एक आंख से, घटना को देखने के बाद एसएचओ रोशनी कुमारी ने मामले को क्लोज ही कर दिया। बता दिया कि मेडिकल के टफ एंट्रेंस का दबाव वो झेल नहीं पाई और उसने जान दे दी। रोशनी कुमारी कितना गजब काम कर रही है, जरा इस बात को पूरा सुनिएगा। लेकिन अगर ये कहानी बस इतनी ही होती तो आज हम तीसरी आंख में इसे लेकर आपके सामने नहीं आते। तीसरी आंख से जब आप पूरा सच जान जाएंगे तो आप वाकई में हिल जाएंगे। सर, एक रिपोर्ट लेने में हमको 10 बजे बुलाया गया। 10 मॉर्निंग का 10 बजे बुलाया गया और नाइट को 8-9 बजे मिली है सर, वो भी किसी सभी के दबाव में, नहीं तो नहीं दिया जा रहा था मुझे। किससे मांग रहे थे आप? एसएचओ रोशनी कुमारी से। रोशनी कुमारी की सर बड़ी संलिप्तता है सर उस हॉस्टल और के सर- इर्द सर उस हॉस्टल के इर्द गिर्द रात में सर महंगी महंगी गाड़ियां लगती है। आप वहाँ की इर्द गिर्द जितने भी मकान बने हुए हैं, आप किसी से भी जांच पड़ताल कर लीजिए, वो सर बड़ा रैकेट चला, बड़ा नेक्सस ग्रुप है सर इन लोगों का। और तो सर निकलते समय उनकी वो तो धमकी दे रही हैं, आपको 10 साल बाद बुझाएगा क्या किए हैं आप। कौन कह रहे हैं? ये एसएचओ मैडम। अब इस घटना को दूसरी आंख से देखिए। दूसरी आंख यानी पीड़ित परिवार का नजरिया। जिस माता पिता ने बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बड़े कोचिंग सेंटर भेजा था, लेकिन जब पटना जाकर उसी बेटी ने डिप्रेशन के चलते नींद की दवाइयां खाकर आत्महत्या कर ली, तो उन पर क्या गुजरी होगी, जरा सोचिए। यहां पहले आपको यह बता दें, परिजनों को छात्रा की तबीयत खराब होने की जानकारी देने में लंबी देरी की गई। 6 जनवरी को बेटी की तबीयत खराब होने के दिन पीड़िता के पिता पटना में थे, लेकिन हॉस्टल संचालक, अस्पताल और पुलिस ने उन्हें बेटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। उन्हें इसकी जानकारी तब दी गई जब वो अपने घर जहानाबाद पहुंच गए। बदहवास हालत में वापस पटना लौटने पर भी उन्हें बेटी की हालत के बारे में अस्पताल, पुलिस और हॉस्टल संचालक की तरफ से सही जानकारी नहीं दी गई। पीड़ित परिवार ने जैसे ही प्रभात हॉस्टल में अपनी बेटी को देखा, उन्हें उसके साथ कुछ बेहद गलत होने की आशंका हुई। एक जूनियर डॉक्टर ने छुपते हुए परिजनों को यौन शोषण होने की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन प्रभात अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश सिंह ने अचानक दखल देकर पीड़ित परिवार को अस्पताल से बाहर कर दिया। सतीश सर मिलने थे तब तो होश में आई, हम वहाँ आधे एंट्री किए तो नहीं उसका हाल खराब है, तुम लोग बाहर जाओ। 4 घंटा होश में रही सर, उसके दरमियान हमको मिलने नहीं दिया गया। एक वहीं पे जूनियर डॉक्टर वहाँ मदद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके साथ कुछ फिजिकली कुछ हुआ है, और वहीं पे सीनियर डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं क्या हुआ है, और हेकड़ी दिखा रहे हैं हमको। हाँ सर, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में डॉक्टर सतीश हैं, बोले कि तुम नीचे चलो, तुम्हारा हेकड़ी दूर कर देंगे। हॉस्टल पहुंचने पर पीड़ित परिवार ने पाया कि कमरे में पोंछा लगाकर सब कुछ साफ कर दिया गया। हॉस्टल मालिक और संचालक ने भी उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी और आखिर बेटी की मेदांता अस्पताल में मौत हो गई तो पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया। परिवार को जहानाबाद रवाना कर दिया गया, लेकिन बेटी के शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशान उनके मन में हजारों सवाल खड़े कर रहे थे। पुलिस की सुसाइड थ्योरी को परिवार कतई मानने को तैयार नहीं था। सुनवाई नहीं होने पर परिजनों ने छात्रा का शव सड़क पर रखकर न्याय के लिए संघर्ष शुरू किया। जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद 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 नारी शक्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद। सियासी हल्ला होने पर सरकार ने 2 जूनियर पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। एसआईटी जांच का गठन भी कर दिया। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है
कि मामला की गंभीरता को निचले स्तर के पदाधिकारी नहीं लिए, इसलिए दो पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। और ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग सबक लें इससे। घटनाएं अगर जो होती है तो उसकी गंभीरता को त्वरित गति से पूरी जांच और एक्शन निर्धारित होनी चाहिए। वहीं भारत एक्सप्रेस ने तीसरी आंख के जरिए इस घटना की एक एक परत को गहराई से जांचा। शंभू हॉस्टल से लेकर सहज सर्जरी नर्सिंग होम, प्रभात हॉस्पिटल और मेदांता में हुई मौत तक तमाम कड़ियों को जोड़ा। पटना पुलिस की तरफ से बताए गए सुसाइड एंगल की जमीनी तहकीकात की। गार्डन बोलेंगे ठंडा लगली, पहले से सुनी ठंडा लगली तो मर गई। रावण जैसा लड़का हुआ तो था, लेकिन यहाँ पर किसी का भनक तक नहीं मिला। क्या सर क्या छानबीन हो रही है इन लोगों की? हमारे सीनियर से आप पूछिए ना, हमको क्यों बोल रहे हैं? अंदर नहीं आना है, बाहर चले ना आप लोग। अंदर लड़कियां हैं, हमारे सीनियर से पूछिएगा, ठीक है? आप लोग सुरक्षित इन लोगों को भेज रहे हैं? जी हाँ, चले बाहर। मैडम आप यहाँ उपस्थित हैं, ये लड़कियों हाँ, सबको निकाला जा रहा है उसके मर्जी से। आदेश है? अभी आप बाहर जाइए ना। देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पे एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस पे तमाम लड़कियों को बाहर किया जा रहा है और इन तमाम लड़कियां अपने एक सुरक्षित ठिकाने पे पहुंच जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ये तमाम लोग ये तय करने में जुटे हैं कि जब एसआईटी जांच हो तो कहीं से कोई व्यवधान न हो और कहीं से एविडेंस टेम्पर न हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल को पूरी तरह से खंगाल कर 45 कमरों में रहने वाली लड़कियों को एक निश्चित सच की ताकत से लबरेज होकर की गई हमारी पड़ताल में नीट छात्रा की मौत का केस एक भयावह नतीजे पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। हॉस्टल संचालक, पुलिस और अस्पताल तक सवालों के कटघरे में खड़े हो गए सब। जिस मौत को पुलिस सुसाइड करार दे रही थी, उसके पीछे बेहद बड़ा षड्यंत्र नजर आने लगा। 6 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही छात्रा शंभू हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिलती है। हॉस्टल संचालक और कर्मचारी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल और फिर तीसरे हॉस्पिटल में मौत। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक चले इस घटनाक्रम में हमें पुलिस पूरी तरह से नदारद मिलती है, गायब। 3 दिन तक ना हॉस्टल सील हुआ, ना कमरा, ना बिस्तर, ना कपड़े। यही सबसे अहम वक्त था जब सबूत इकट्ठे किए जा सकते थे, लेकिन पुलिस इससे बचती रही। थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने एक कहानी गढ़ी कि लड़की ने सुसाइड किया है। उसकी कहानी को एएसपी, एसपी और खुद एसएसपी भी आगे बढ़ाते रहे। यह है हमारा सिस्टम। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक एफआईआर संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। सुना आपने, पटना सदर के एएसपी अभिनव कुमार क्या कह रहे हैं। नीट छात्रा की मौत को सुसाइड बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि छात्रा ने नींद की गोलियों का कुछ ज्यादा ही सेवन कर लिया होगा, लिहाजा वो बच नहीं सकी। लेकिन सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद 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 नारी शक्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच ये है कि 9 जनवरी तक चित्रगुप्त,
नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को इस मसले की कोई जानकारी ही नहीं थी। वारदात के 3 दिन बाद उन्हें इसके बारे में कदमकुआं थाने ने बताया। जब रोशनी कुमारी अस्पताल पहुंची तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि शंभू हॉस्टल आखिर कहां मौजूद है। इतने संवेदनशील केस पर फौरन गंभीर एक्शन लेने की बजाय रोशनी कुमारी ने जांच के लिए अपने निजी ड्राइवर को तैनात कर दिया और खुद इन्वेस्टिगेशन से किनारे हो चली। 9 जनवरी को उनका निजी ड्राइवर शंभू हॉस्टल पहुंचता है, जहां बड़े अजीब से तरीके से उसने हॉस्टल में मौजूद सीसीटीवी की डीवीआर हासिल की। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि नीट छात्रा के साथ हुई वारदात का वक्त 5 से 6 जनवरी का था, लेकिन 9 जनवरी को डीवीआर जब्त किया गया, यानी करीब 3 दिन का गैप, जिसके बाद सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। कहाँ पता हमको पता नहीं, हॉस्टल कहाँ है पता, अपन सब हमारा जरूर पता होता, आप पता करो। 4-5 वैकन से मैंने चित्रवा गली में है बस हॉस्टल, तो गेट ने खोला थाना गए पूछताछ किए, बोला कि हाँ क्या करे, पहले गेट नहीं खुल रहा नहीं, खीस में गेट खुलवाए, तो कैमरा है, कैमरा में लेकर भागा, फिर आराम से उस कैमरा वाला के बोला है देखते एक को बहुत अच्छा शुरू से लेकर तक अंत तक ले। परिजनों का आरोप था कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई और मौत हो गई। तब पुलिस ने बयान दिया कि अस्पताल की रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी ही नहीं मिली। खुद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इसकी जानकारी दी। पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर का इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज की बात नहीं आई। इस केस का सच कभी सामने आता ही नहीं अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीट छात्रा से हुई हैवानियत का खुलासा नहीं होता। अब इन्हीं एसएसपी साहब का बयान जरा आपको सुनवाते हैं। ये उनका दूसरा बयान है, जिसमें ये खुद कबूल कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या नया सच सामने आया है। इस शुरू में जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है जो ऑन रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जो भी इलाज के जो कागजात हैं उसमें इस तरह की कहीं बातों को भी कहीं पुष्टि नहीं की गई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कल आया है और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो हम लोग फिलहाल उसी को सत्य मानते हुए चल रहे हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी? इसमें हर एंगल पे जांच किया जाएगा और जिसकी भी इसमें सहभागिता आएगी और अगर जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। शब्द बदल गए, कहानी बदल गई। अब ऐसा करिश्मा कैसे हो गया, इसे तो एसएसपी साहब खुद ही जानते होंगे। जब परिवार चीख चीख कर दरिंदगी का आरोप लगा रहा था, तब यकीन नहीं हुआ। तब प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की दी स्क्रिप्ट एसएसपी साहब पढ़ रहे थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक खुलासे होते हैं और सड़क से सियासत तक हंगामा मच जाता है, तब पुलिस की भागदौड़ शुरू होती है। पटना मेडिकल कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नीट छात्रा के साथ भयावह तरीके से रेप हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई थी। गर्दन और कंधे के आसपास नाखून से गहरे घाव मिले। छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर खरोच के कई निशान मिले। पीठ के हिस्से पर नीले निशान मिले, जिसका मतलब है कि उसे फर्श पर घसीटा गया। प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें थी, काफी ब्लीडिंग हुई। फोर्सफुल पेनिट्रेशन से चोटें लगी। छात्रा बेहोश नहीं थी, उसने खुद को बचाने की कोशिश की। रेप कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अब यहां आपको पुलिस की थ्योरी
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे से पैदा हुए विरोधाभास के बारे में बताते हैं। पुलिस ने कहा कि मोबाइल सर्च हिस्ट्री और नींद की दवा के आधार पर छात्रा डिप्रेशन में थी। पोस्टमार्टम फैक्ट के मुताबिक शरीर पर संघर्ष के दर्जनों निशान हैं। गर्दन, कंधे पर नाखून के घाव और पीठ नीली पड़ गई। ये यौन हिंसा की ओर इशारा करते हैं। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में यौन शोषण के सबूत नहीं मिले। पोस्टमार्टम फैक्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट में ताजा चोट, टिश्यू ट्रामा और ब्लीडिंग पाई गई। मेडिकल ओपिनियन में साफ लिखा है कि यौन शोषण की पुष्टि होती है। पुलिस ने कहा कि छात्रा बेहोश मिली। कोई बाहरी हिंसा स्पष्ट नहीं थी। पोस्टमार्टम फैक्ट कहते हैं कि सभी चोट मौत से पहले लगी हैं। यह साबित करता है कि छात्रा बेहोश नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक हमले का विरोध कर रही थी। पुलिस ने कहा कि मामला अचानक बिगड़ी तबीयत का है। पोस्टमार्टम फैक्ट के मुताबिक शरीर पर फैली चोटें, अलग अलग जगहों पर खरोच और नीले निशान बताते हैं कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि लंबे समय तक चली हिंसा और रेप का केस है। इसके बाद सभी को यकीन था कि भले ही लोकल पुलिस असली गुनहगारों को नहीं पकड़ पाई हो, लेकिन एसआईटी तो जल्द ही हैवानों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। शुरुआती जांच में भीषण लापरवाही करने वाली एसएचओ रोशनी कुमारी और एक दरोगा को सस्पेंड कर डीजीपी विनय कुमार ने इस केस की जांच हायर लेवल एसआईटी को सौंप दी। जोनल आईजी पटना जितेंद्र राणा इस एसआईटी की अगुवाई कर रहे थे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर हर माता पिता का सीना बैठ जाएगा। बिहार पुलिस की इस एसआईटी ने दोषियों की छानबीन करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही घेरे में ले लिया। उनसे इस कदर पूछताछ की गई मानो वही इस घिनौने कांड के सूत्रधार हों। और एक बार फिर इतने संवेदनशील केस में पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय केस को बिगाड़ने का काम ज्यादा किया। मेरी बेटी का न्याय देगा, कोई अथी देने वाले नहीं है। यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, कौन लोग दोषी होगा इसमें? तो दोषी तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि हॉस्टल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले से मिली भगत से, एसएचओ थाना प्रभारी की मिली भगत से मेरी बेटी के साथ गलत के उपरांत हत्या कर दी। और क्या कर सकते हैं, बहुत काफी मर्माहत हूँ। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच हो। क्या वर्तमान जो जांच हो रहा है उससे आपको भरोसा नहीं है? अभी तक कोई भरोसा नहीं, अभी तक कोई भरोसा नहीं। एसआईटी की टीम भी बार बार आ रहे थे, तो क्या लगता है? बहुत बार परेशान किए एसआईटी की टीम, बहुत बार परेशान कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को बार बार परेशानी कर रहे हैं। क्या करते थे लोग? हम ही लोग को टॉर्चर करते थे कि आप ही लोग अपराधी हैं, हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा की अगुवाई में इस एसआईटी की जांच में इतनी खामियां शामिल होती हैं कि लगा ये एसएचओ रोशनी कुमारी की ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 2 है। एसआईटी जांच की रफ्तार बेहद सुस्त रही। अहम मोड़ों पर इन्वेस्टिगेशन भटकती दिखी। रेप के संकेत होने पर भी थ्योरी गढ़ने की कोशिश हुई। पूछताछ में शंभू हॉस्टल से जुड़े लोगों को लेकर नरमी दिखाई गई और फिर पीड़ित परिवार के लोगों पर सख्ती की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात आने पर एम्स से निष्कर्ष पूछा, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कपड़े से स्पर्म मिलने की बात आई।
बावजूद इसके एसआईटी ने रेप को गंभीरता से नहीं लिया। शुरू में शंभू हॉस्टल को पूरी तरह फॉरेंसिक जांच के दायरे में नहीं लाया गया। रेप कहां और कैसे हुआ, इन सवालों से एसआईटी बचती रही। एसआईटी के बयान दर्ज करने का तरीका इतना गलत था कि अहम गवाह मुकरने लग गए। पटना की लोकल पुलिस की तरह एसआईटी ने भी नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की जांच को एक मजाक बनाकर रख दिया। जब एफएसएल रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की जानकारी हुई, तब भी एसआईटी ने शंभू हॉस्टल और पटना में दोषियों की खोज करने की बजाय पीड़ित परिवार से जुड़े लोगों के डीएनए टेस्ट करवाने पर ज्यादा जोर दिया। हंगामा बढ़ा, तब एसआईटी ने फिर से अपनी जांच का रुख पटना की तरफ मोड़ा। बेटी की मौत, उसके बाद पुलिस और एसआईटी के खेल ने पीड़ित पिता को अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर सही दिशा में जांच करने की दरख्वास्त की। पीड़ित पिता का आरोप है कि शंभू हॉस्टल, सहज सर्जरी नर्सिंग होम, प्रभात हॉस्पिटल, एसएचओ रोशनी कुमारी की ये सब कुछ मिली भगत है, क्योंकि इन सभी लोगों ने मिलकर उनकी बेटी से हुई दरिंदगी और उनकी मौत को सुसाइड में साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत एक्सप्रेस का सवाल है, आखिर एसआईटी और पुलिस किसे बचा रही है? यह सवाल यूं ही नहीं है। जो प्रभात हॉस्पिटल इस केस में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रहा, जहां की रिपोर्ट ने छात्रा से रेप या शारीरिक जबरदस्ती से इनकार कर दिया। जब उसकी पोल खुलने लगी तो अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश सिंह ऊंची आवाज में दावा कर रहे हैं कि अगर वो फंसे तो कईयों को जमीन में गाड़ देंगे। सुन लीजिए जरा। कितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु हूं कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सतीश सिंह एक प्रभात हॉस्पिटल का वादा है। आप लोग कभी जिंदगी में गलत करने का ना सोचें, जो रूल है उसको फॉलो करें। सिंपल, बेस्ट, और आपको जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। एसआईटी जांच के पैटर्न, कार्रवाई की दिशा और कुछ किरदारों के साथ बरती गई नरमी इस शक को जन्म दे रही है कि मामले में किसी प्रभावशाली या राजनीतिक व्यक्ति का कनेक्शन हो सकता है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े लोगों पर कार्रवाई बेहद सीमित रही। रिमांड नहीं, कस्टोडियल पूछताछ नहीं, सीसीटीवी जानकारी सार्वजनिक नहीं। इसके उलट क्या होता है? पूरा प्रशासनिक दबाव पीड़ित परिवार पर दिखा। अगर मामला सिर्फ एक सामान्य अपराध का होता तो इतनी देर, इतनी चुप्पी, इतनी हिचक क्यों होती? राजनीतिक संरक्षण की आशंका इसलिए भी मजबूत है यहां पर, क्योंकि जैसे ही मामला सार्वजनिक दबाव और मीडिया की निगरानी में आया जनाब, तो फौरन सस्पेंशन शुरू हो गए। एसआईटी के साथ साथ सीआईडी की एंट्री हुई और गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ गया। सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही चल रहा था तो ये सख्ती पहले क्यों नहीं दिखी? यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज है कि एसआईटी की जांच सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि किसी को बचाने की तो कोशिश है। उस हॉस्टल के इर्द गिर्द रात में सर महंगी महंगी गाड़ियां लगती है। आप वहाँ के इर्द गिर्द जितने भी मकान बने हुए हैं, आप किसी से भी जांच पड़ताल कर लीजिए, वो सर बड़ा रैकेट चला, बड़ा नेक्सस ग्रुप है सर। भयावह दरिंदगी और उसकी मौत एक बानगी है। तीसरी आंख की पड़ताल में सामने आया कि पटना में चल रहे कई हॉस्टल दूर दराज से पढ़ने के लिए आई छात्राओं को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर लग्जरी लाइफ का सपना दिखाकर जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देते हैं। और वहीं जहानाबाद की बहादुर बिटिया जैसी कोई लड़की जब ऐसा करने से मना कर देती है तो अंजाम आपके सामने है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी भारत एक्सप्रेस की तीसरी आंख की पड़ताल पर मोहर लगा रहे हैं। परिणाम यही है कि बेटियों को भी जात में बांट दिया गया।
परिणाम यही है कि बड़े नेताओं के परिवार, बच्चे और पदाधिकारी को बचाया जा रहा है। पहले बलात्कार को डाइवर्ट किया गया, ना तो अभी तक किसी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी डॉक्टर से पूछा गया। उल्टे उसके परिवार को तंग किया जा रहा है। पूरा का पूरा एसआईटी और पूरा का पूरा सीआईडी दोनों मिलकर के बड़ी मछली को बचाने की तैयारी। पुलिस ने इस केस की जांच की दिशा कई बार मोड़ी, कभी सुसाइड तो कभी रेप और मर्डर की तरफ इशारा किया। लेकिन बड़ा सच ये भी है कि गर्ल्स हॉस्टल मालिक, महिला संचालक और एजेंट मिलकर पढ़ाई करने आई लड़कियों को लालच देते हैं, गुमराह करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं उन पर और फिर चंद हजार रुपयों के लिए उनको कॉल गर्ल बनाकर जिस्म फरोशी की काली दुनिया में धकेल देते हैं। बच्चियों को इस कदर डराया जाता है कि अंदर से खोखला हो जाने के बावजूद ये अपने ऊपर बीत रहे जुल्म के बारे में परिवार तक को भनक नहीं लगने देती। इसी जाल में फंसी एक छात्रा ने कैमरे पर नहीं आने की शर्त पर भारत एक्सप्रेस को बताया कि 17 साल की उम्र में वार्डन ने उसे पहली बार 3000 रुपए में होटल में अधेड़ के पास भेज दिया। महज 3000 रुपए में, और वो भी 17 साल की लड़की को। सोचिए, धीरे धीरे वो सेक्स एडिक्ट हो गई। इसके बाद हर दिन हॉस्टल से होटल जाने लगी। घर वालों को पता भी नहीं कि उनकी नाबालिग बेटी ऐसी दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना अब मुश्किल है। सच ये है कि लड़कियां छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर महानगरों में आती हैं। वो सोचती हैं कि यहां आकर अपने परिवार की आर्थिक हालत बदल देंगी, लेकिन इस जाल में फंसकर खुद को जिंदगी के संकट में पाती हैं। इन सेक्स रैकेट के तार बेहद शक्तिशाली लोगों से जुड़ते हैं, जिनमें पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री शामिल होते हैं। हम डर नहीं रहे ये बात आपके सामने रखते हुए, क्योंकि ये सब कुछ ये कहानी बता रही है, ये सच बता रहा है आज। लिहाजा अगर किसी लड़की के साथ अनहोनी होती है तो उसका सच कभी बाहर भी नहीं आ पाता है। जहानाबाद की नीट छात्रा के बाद औरंगाबाद की एक और बेटी पटना में ऐसे ही जाल का शिकार बन गई। सोचिए, सिर्फ 15 साल की ये बच्ची पटना में गांधी मैदान के पास मौजूद परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली। हॉस्टल स्टाफ ने इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन पीड़ित परिवार ने अपने दम पर तहकीकात कर 2 मुस्लिम लड़कों समेत हॉस्टल संचालक और सहेली को नामजद अभियुक्त बनाया और इसके तार कहीं ऊपर तक जुड़ते जा रहे हैं। ऊपर तो जुड़ेंगे ही, ये सच दबाया जिस तरह से गया है। शक है कि औरंगाबाद की इस बेटी के साथ भी जबरदस्ती की गई थी। एक अनुमान के मुताबिक बिहार से हर साल 500 से ज्यादा लड़कियां गायब हो रही हैं। इसमें बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की लड़कियां सबसे ज्यादा है। गायब होने वाली लड़कियों की उम्र 13 से लेकर 21 साल के बीच होती है। मानवाधिकार आयोग में याचिका डालकर दावा किया गया है कि कम उम्र की बच्चियों को जिस्म फरोशी के लिए बेचा जा रहा है। इस बेहद ताकतवर सिंडिकेट के निशाने पर वो लड़कियां खास तौर पर होती हैं जो पढ़ाई के दौरान पटना समेत बड़े शहरों के निजी हॉस्टल में रहने के लिए आती हैं। पटना के शंभू हॉस्टल के ऊपरी तल पर भी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल की लड़कियों के रहने के बारे में पता चला है। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों का पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं, बल्कि इन्हें जिस्म फरोशी के लिए बड़े बड़े लोगों के पास भेजा जाता था। आशंका है कि हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन इसी बड़े सिंडिकेट तो झूठ डोलने लगता है और सच सामने आ जाता है। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और सत्य पराजित नहीं हो इसीलिए खुलती है तीसरी आंख।
जिसका काम है आपके मतलब की खबर, आपके सरोकार की खबर, आपके हित की खबर, आपको आगाह करने वाली खबर सामने लेकर आना। और आज हमारी कोशिश यही है कि इस बेटी को इंसाफ मिले। मुझे और मेरी टीम को भी लगेगा कि एक बेटी होने का सच्चा फर्ज हमने अदा कर दिया। लेकिन बड़ी बात यही है कि जब ऐसा सच सामने आता है तो बड़े बड़े लोग अपने तख्त पर बैठे हुए हिल जाते हैं, और यही काम है हमारा। ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन लेकर फिर से आपके सामने आऊंगी अगले शनिवार को। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।